फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेंस टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस लेक्चर वीडियो में। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से, विच इज़ 5G टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। जी हाँ, हमारे देश में जो एक नई टेक्नोलॉजी रोल आउट होने वाली है इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज़ 5G टेक्नोलॉजी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एरिया है जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और BPSC मीन्स 2021 के लिए मुझे लगता है ये टॉपिक आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे आगे के आने वाले अपडेट्स के साथ जुड़े रह सकें। साथ ही में अगर आपके पास कोई बहुत ही यूज़फुल या फ्रूटफुल सजेशन हो तो उसे भी मेरे साथ शेयर करें, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके सजेशन के थ्रू मैं अपने चैनल को बेटर कर सकूँ। चलिए आज का लेक्चर फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरा टॉपिक था 5G टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर 5G टेक्नोलॉजी है क्या। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा या न्यूज़ में आप सुन ही रहे होंगे कि 5G स्टैंड्स फॉर 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। जी हाँ, 5वां जनरेशन। आप सभी के पास जो मोबाइल फ़ोन है उस पर आप 4G ऑलरेडी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द 4th जनरेशन नेटवर्क। तो जो ये 5th जनरेशन है वो एक तरह का नया ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है आफ्टर 1G, 2G, 3G एंड 4G इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है फॉर बेटर फास्ट एंड रिलायबल टेलीकम्युनिकेशन। जो 5G की स्पीड प्रेडिक्ट की जा रही है एट द प्रेजेंट टाइम्स, इट इज़ ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 2 to 20 गीगाबिट पर सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा और फास्टर रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र है। साथ ही में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं 5G टेक्नोलॉजी के, वो हैं कि इट कैन डिलीवर मल्टी GBps पीक रेट्स, यानी कि मल्टी GBps होता है कि उसका जो रेंज ऑफ स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप अपने सेकेंड पॉइंट में देख ही रहे होंगे, विच इज़ between a minimum range of 2 to a maximum range of 20 gigabyte per second. अल्ट्रा लो लेटेंसी। जी हाँ, इसकी जो लेटेंसी है, अच्छा अब लेटेंसी क्या होती है मैं यहाँ आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेटेंसी का अर्थ होता है कि कितना वक्त या कितना टाइम लगता है किसी एक डेटा को एक सेंडर से एक रिसीवर के पास जाने में। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ पैकेट ऑफ डेटा। तो अगर किसी भी मोबाइल नेटवर्क की लेटेंसी ज़्यादा होती है, मतलब कि वो ज़्यादा स्लो है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है डेटा ट्रांसफ़र में, और अगर किसी मोबाइल नेटवर्क की लेटेंसी कम है तो वो ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा बेटर है। तो 5G के केस में जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम लेटेंसी है इसकी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड के आसपास या 10 मिली सेकेंड के आसपास की लेटेंसी होती है इसकी। मैसिव कैपेसिटी है। जी हाँ, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इसकी एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद क्या है कि बहुत ही कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो डिवाइसेस हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो जो इंटरनेट पे चलते हैं, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सभी रीजंस की वजह से एक बहुत ही अच्छा और यूनिफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंस 5G टेक्नोलॉजी अपने यूज़र्स को देगी जब ये लॉन्च हो जाएगी इंडिया में पूरी तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी द मैसिव ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर, जिसे आप सभी इंजॉय कर सकते हैं, हम सभी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये एक मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पे काम करती है। अब ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये लगभग 30 से 300 गीगा हर्ट्ज के बीच में, यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच में काम करेगी। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा फास्ट स्पीड पर उस फ्रिक्वेंसी रेंज में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को समझा दूँ कि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, या जब आप कहते हैं कि वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, तो जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इतना ज़्यादा उसका रेंज होता है कि जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें सराउंडिंग सिग्नल्स से बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है। अगर आप बहुत ही कम वेव स्पेक्ट्रम रखेंगे, जैसे कि हमारे 4G के केस में है, आप सभी को मैं ये भी बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जो 4G प्रेजेंटली हम यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट 6 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे काम करती है। तो इसीलिए जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार सराउंडिंग सिग्नल्स की वजह से भी उनमें इंटरफेरेंस आता है और डेटा आपका लेट भी ट्रांसफ़र होता है, या बहुत ही ज़्यादा आप डेटा एक साथ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो आपका डिमेरिट है ये 5G के केस में नहीं मिलेगी, बिकॉज इट विल बी ऑपरेटिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है कि इसका ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बैंडविड्थ होगा पर यूनिट एरिया। अब बैंडविड्थ क्या होती है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी विद इन अ बैंड जिसके अंदर एक सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि 5G के केस में जो बैंडविड्थ, जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो बैंडविड्थ है
वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 1000 टाइम्स होगा 4G के कंपैरिजन में पर यूनिट एरिया। उसी तरीके से चूँकि ज़्यादा बैंडविड्थ है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और ज़्यादा फास्ट स्पीड है, तो 5G के केस में जो नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे पर यूनिट एरिया एज़ कम्पेयर टू द 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मोबाइल नेटवर्क, वो एटलीस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा होंगे विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड और विदाउट रिड्यूसिंग द टाइम। तो अब कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा एक अपग्रेडेशन होगा हमारे यूसेज ऑफ मोबाइल नेटवर्क का। साथ ही में चूँकि 5G ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट भी हमारी लगातार कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5G को इनरोल किया जा सके अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑल द कंट्रीज़। तो इसकी अवेलेबिलिटी भी मानी जा रही कि लगभग 99% होगी। और चूँकि ये इतना फास्ट और रिलायबल वे ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, तो जो नेटवर्क एनर्जी इसमें वेस्ट की जाएगी या जो एक्स्ट्रा एनर्जी डेटा ट्रांसफ़र में वेस्ट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए या जो हमारा टाइम होता है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, विच शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 90%। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो 5G जो टेक्नोलॉजी है वो आगे आने वाले हमारे फ्यूचर में एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतर एफिशिएंसी और बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पर सभी देशों को, सभी इंडस्ट्रीज़ को, सभी लोगों को देने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सबसे पहले हमने 5G के बारे में बात किया। अब हम ये जानते हैं कि 5G की शुरुआत दरअसल हुई कहाँ से थी। तो 5G की शुरुआत के लिए आपको आज से 40-50 साल पहले जाना पड़ेगा, जब हमारे पास पहला फर्स्ट जनरेशन का सेलफोन आया था। जी हाँ, फर्स्ट जनरेशन का सेलफोन कब आया था हमारे पास? दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1980s। उस वक्त जो 1G मोबाइल था उसको मेनली यूज़ किया जाता था वॉइस कॉलिंग के लिए, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन के लिए, और ये एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हुआ करता था विथ अ डेटा बैंडविड्थ ऑफ ऑलमोस्ट 2 kbps, 2 किलोबाइट पर सेकेंड। फिर रेवोल्यूशन आया 1990s में 2G का, यानी कि सेकेंड जनरेशन का, तो जिसके दौरान डेटा बैंडविड्थ जो था वो ऑलमोस्ट 14.4 to 64 kbps यूज़ होने लगा था। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया और साथ में वॉइस और SMS भी भेजने शुरू किए। फिर आया थर्ड जनरेशन। जी हाँ, थर्ड जनरेशन जिसमें डेटा की बैंडविड्थ ऑलमोस्ट 2 मेगाबाइट PS हो गई, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड माने जाने लगी। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी दैट वाज CDMA, जिसे हम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस भी कहते हैं। और ये जो था इसने हमें वॉइस SMS के साथ साथ डेटा यूसेज यानी कि इंटरनेट का भी यूज़ करना सिखाया। ऑल्दो इसकी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट इतनी थी कि आप छोटा मोटी फाइल्स या छोटे मोटे मेल्स एक दूसरे को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये जो 3G की टेक्नोलॉजी थी ऑलमोस्ट 2000s के आसपास आई थी। फिर जो हमारा बहुत ही एक मेगा रेवोल्यूशन था, जिसे हम LTE रेवोल्यूशन कहते हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वो आया था 2010 के आसपास, विच वाज द 4G फ़ोन्स। जी हाँ, 4G जब फ़ोन्स आ गए थे तो ऑलमोस्ट सभी ने फिर देखिएगा 3G के फ़ोन्स छोड़ के 4G इनेबल्ड जो फ़ोन्स होते थे वो लेने शुरू कर दिए थे, ताकि आप बेटर इंटरनेट सर्विसेज का फ़ायदा ले सकें। और चूँकि इसकी डेटा बैंडविड्थ भी ऑलमोस्ट 200 मेगा बाइट से लेकर 1 गीगाबाइट पर सेकेंड थी, तो ये काफ़ी फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता था। और ऑब्वियसली ये IP बेस्ड नेटवर्क पे था, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ स्ट्रीमिंग और एप्स का भी चलन 4G नेटवर्क के दौरान ही आया। और अभी भी हम 4G ही यूज़ कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2015 से ही दुनिया की विभिन्न कंट्रीज़ में 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल्स शुरू हो गए थे और उसके स्पेक्ट्रम बिकने लगे थे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी हमारे देश में 5G टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 1 गीगाबाइट पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड प्रोवाइड करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूनिफाई करेगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी यूज़ करें 4G टेक्नोलॉजी और जो 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसके बीच में प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो 4G टेक्नोलॉजी है वो लोअर रीडिंग फ्रिक्वेंसीज पर काम करती है, यानी कि जो रीडिंग फ्रिक्वेंसीज हैं ऑलमोस्ट 700 मेगाहर्ट्ज टू 2500 मेगाहर्ट्ज के बीच में। जबकि जो 5G टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में भी आप सभी को बताया था, वो बहुत ही हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करती है, विच इज़ इन द रेंज ऑफ 28 गीगाहर्ट्ज। दूसरी चीज़ है, जाहिर सी बात है, जो 4G का स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम है और उसका डेटा ट्रांसफ़र भी कम होता है इन कंपैरिजन टू द 5G, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेटा विथ लो लेटेंसी रेट फास्टर रेट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। थर्ड डिफरेंस है कि जो 4G है उसकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू 5G। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हाई।
यहाँ जब आप कंपैरिजन करते हैं तो 5G के कंपैरिजन में 4G की लेटेंसी ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 20 to 30 मिली सेकेंड, जबकि 5G की जो लेटेंसी होती है यानी कि ट्रांसमिशन टाइम होता है डेटा का ओवर द नेटवर्क, दैट इज़ प्रेडिक्टेड टू बी अराउंड 10 to 1 मिली सेकेंड ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन कि कितना हायर नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं, कितना हायर स्पीड से आप कनेक्टेड हैं। फोर्थ डिफरेंस है कि 4G जो है इट सपोर्ट्स लेसन नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ अबाउट 4000 डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, चूँकि 4G की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर ज़्यादा डिवाइसेस को आप कनेक्ट कीजिएगा एक सर्टन एरिया में तो जाहिर सी बात है इट विल सफ़र अ लॉस ऑफ स्पीड एंड द लॉस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा मोर। लेकिन 5G चूँकि काफ़ी हाई स्पीड पे और हाई ट्रांसमिशन रेट पे काम करता है, इसलिए वो उसके केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को पर यूनिट एरिया कनेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ डिफरेंस और आखिरी डिफरेंस है 4G और 5G का कि 4G में कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है और लेसर कवरेज होता है एज़ कम्पेयर टू 5G, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में भी कहा। लेकिन 5G का बेटर कवरेज होती है, बेटर स्पीड है और जाहिर सी बात है बेटर कैपेसिटी है। तो ये जो है कुछ प्राइमरी डिफरेंसेस होते हैं 4G और 5G टेक्नोलॉजीज़ के। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में हम कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्स एंड फिक्शन। जी हाँ, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी किसी भी देश में लाई जाती है या किसी भी नेशन में लाई जाती है तो लोगों के मन में अक्सर उसके बारे में कुछ धारणाएं बनी होती हैं, कुछ सही तो कुछ गलत। तो कुछ सही और गलत के बीच में ही डिफरेंस करना एक सही साइंटिफिक लॉजिकल इंसान का काम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 4G 5G टेक्नोलॉजी के की कुछ सच्ची धारणाएं जो कि सही हैं, जैसे फैक्ट कहते हैं, और कुछ गलत धारणाएं जो कि फिक्शन है, उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी। तो फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं इसके केस में, तो ये हम जान लें कि 5G टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही अच्छा एक मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, जिससे हम बहुत ही रिलायबली और बहुत ही आराम से फास्टर वे में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैसिव आईओटी क्या होता है? तो आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जी हाँ, आज के ज़माने में आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए, हम पुराने ज़माने में अक्सर लोग कहते थे कि हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? रोटी कपड़ा मकान। बट अगर आप आज के ज़माने में देखिएगा तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़रूरी है रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। जी हाँ, दुनिया के हर इंसान को आज इंटरनेट की ज़रूरत है। कोरोना के इस काल में अगर हमारा देश या दुनिया के देश काम कर पाए हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाए हैं, तो ये इंटरनेट डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ही है। स्टूडेंट अभी भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सिर्फ इसी की मदद से हुआ, इंटरनेट की वजह से। तो इसी वजह से अगर 5G टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आती है तो हमारे जो ये डिजिटल काम है या डिजिटली जिस तरह से हम अपने काम करते हैं उसको एक बहुत ही मैसिव बूस्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट या एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तीसरा है मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन। जी हाँ, क्रिटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है कि बहुत सारे देशों के से एक के कुछ प्रांत होते हैं जो बहुत ही सुदूर तरीके से उनसे रिलेटेड होते हैं, बहुत ही सुदूर इलाके में होते हैं, जहाँ तक मोबाइल टावर अभी नहीं जा पाती है, जहाँ तक कई बार इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुँच पाती है। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन कम्युनिकेशन मेनलैंड के साथ नहीं होता। तो 5G टेक्नोलॉजी के आने से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे इलाके जहाँ पे अभी भी जो हमारे मेन लैंड से नहीं जुड़े हैं या जहाँ तक सरकारें सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, उनको भी हमारी गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट कर पाएगी इन द मेन स्ट्रीम। और इससे बहुत ही हद तक हम कोशिश कर पाएंगे कि दुनिया के हर प्रांत के लोग, हर देश के लोग हमसे जुड़ें। फिक्शन की जहाँ तक बात करते हैं तो फिक्शन में आता है कि अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि जो पक्षी हैं वो मरते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द 5G ट्रायल्स विच आर गोइंग ऑन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है, क्योंकि मैं खुद साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में की पार्ट रह चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक जब आपके सामने आता है तो आप उसको पहले क्रिटिकली एनालाइज करें विदाउट बिलीविंग कि वो क्या है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि किसी भी चीज़ की, किसी भी बात के तथ्य तक पहुँचें। अब जहाँ तक बात होती है बर्ड्स के मरने की, तो बर्ड्स के मरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर ये आप कह रहे हैं कि वो 5G टावर्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके रेडिएशन की वजह से मरती है, तो मुझे वो बात थोड़ी अटपटी लगती है। क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो निकलते हैं वेव्स, उससे किसी की मौत नहीं होती है, बल्कि उस वेव्स को तो बल्कि पक्षी यूज़ करते हैं टू नो एंड फाइंड आउट देयर डायरेक्शंस। दूसरी चीज़ है कि जो मौतें आप देखते हैं पक्षियों की, वो अक्सर लाइटनिंग की वजह से होती हैं। जी हाँ, जो ये मोबाइल टावर्स होते हैं इन पर बहुत सारे लाइट्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप अचानक से सामने से कोई बहुत ही डार्क लाइट आ जाएगी तो आप आंखें बंद कर लेते हैं या रास्ता भटक जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही पक्षियों के साथ होता है व्हेन दे आर ट्रैवलिंग स्पेशली इन द नाइट। तो अक्सर आप इसलिए देखिएगा कि उसकी वजह से वो उनका टकराव किसी ना किसी व्हीकल से, किसी बिल्डिंग से या किसी टावर से हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो निकलने वाले रेडिएशन से मरते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेटेड है आजकल के न्यूज़ में, और पता नहीं कैसे ये टीवी चैनल्स में इतना ज़्यादा इस बात को दिखाया जा रहा है कि जो कोरोना का वायरस है, जो कोरोना वायरस अभी फैला हुआ कोविड-19, उसके भी स्प्रेड में ये 5G मोबाइल टावर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या 5G जो ट्रायल के लिए रेडिएशंस निकालते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी एज अ साइंस स्टूडेंट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं 5G के टावर्स में जब इनकी ट्रायल चल रही होती है, तो उससे वायरसेस नहीं फैल सकते। वायरसेस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और अगर आप साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स की बात अच्छे से सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वायरस के फैलने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। जी हाँ, ये एक तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो आपके स्नीज़ करने से, या आपके खांसने से, या आपके एक ही एनवायरनमेंट में सांस लेने से 2-3 लोगों के, उससे फैलता है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फैलता है। तो ये बहुत ही एक गलत बात है जो मैं सुन पा रही हूँ न्यूज़पेपर्स में। तो मुझे लगा कि ये बात भी मुझे आप सभी को, अपने दर्शकों को बताने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप जान सकें क्या बात सही है, क्या बात गलत है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम जानते हैं कि किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में आने वाली है वो किस तरह से हमारे देश को बेनिफिट करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये 5G टेक्नोलॉजी देश के किस हिस्से को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नेंस की। जी हाँ, गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो हम एक बार समझ लेते हैं कि गवर्नेंस जो है देश में हमारी, वो अब डिजिटली होने लगी है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था डिजिटल इंडिया, जिसके माध्यम से वो देश के सारे लोगों को डिजिटली जोड़ना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि 5G टेक्नोलॉजी के आने से बेटर स्पीड और कनेक्टिविटी होगी हमारे देश में, जिससे कि आप जो प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनका ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीशन हो पाएगा, टाइमली कंप्लीशन हो पाएगा, हमारी पॉलिसीज़ बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, और इससे करप्शन भी घटेगा और बेटर मॉनिटरिंग भी होगी। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जाहिर सी बात है, जब 5G का वायरलेस टेक्नोलॉजी आएगा तो नए डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स आएंगे मार्केट में, नए एप्लीकेशन डेवलपर्स आएंगे मार्केट में। तो ये जो नए स्टार्टअप्स आएंगे और नए लोग आएंगे ना, दे विल स्टार्ट गिविंग जनरेटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स ऑल्सो, और इस तरीके से हमारा एक बहुत इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, एक बेटर डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के आने से हमारे देश में बेरोजगारी घटेगी और रोज़गार बढ़ेगा। तीसरा है एंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया इंडस्ट्री। अब ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि जब से 4G डेटा आया है, डेटा का यूसेज आया है, तो लगभग 55% के आसपास मोबाइल का जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो वीडियो डाउनलोड्स में जाता है सिंस 2015 ऑलमोस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब तो वीडियोज़ के माध्यम से ही पढ़ाई करते हैं घर में बैठ कर। अब कोई बड़े शहरों में नहीं जाता। अभी आप और मैं भी जुड़े हैं तो इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से जुड़े हैं ऑनलाइन। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी अच्छा यूसेज है, अगर आप उसको वीडियो स्ट्रीमिंग के हिसाब से देखें, या फिर आप इसको गवर्नमेंट रेवेन्यू के बढ़ने के हिसाब से देखें। तो नेक्स्ट है इन्हेंस्ड सिक्योरिटी। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो 5G जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो सिक्योरिटी सर्विलेंस में काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। किस तरीके से? CCTV कैमरास। जी हाँ, CCTV कैमरास का हाई क्वालिटी रियल टाइम वीडियो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस को जनरेट करके, इससे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं, या जो आपकी विजिलेंस एजेंसीज़ हैं, वो भी आपस में बेटर तरीके से डिजिटली कोऑर्डिनेट कर सकती हैं और अपना डेटा शेयर कर सकती हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। जी हाँ, एग्रीकल्चर में भी 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट फार्मिंग हमारे देश में रूरल फार्मिंग को रिप्लेस करती है, किस तरीके से फार्मर्स RFID जो सेंसर्स होते हैं या GPS टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से अपने लाइफ स्टॉक को ज़्यादा अच्छे से ट्रैक और मैनेज कर पाएंगे। कुछ स्मार्ट सेंसर्स भी यूज़ किए जा सकेंगे, जैसे इरिगेशन का कंट्रोल और एनर्जी मैनेजमेंट किया जा सकेगा। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि अभी के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे मुझे लगता है काफ़ी रेलेवेंट भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो एडवांस्ड मेडिकल प्रोसीजर्स को फॉलो कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वायरलेस नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से और ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे, और अपने जो नॉलेज है रिगार्डिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल फील्ड शेयर कर पाएंगे। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने गांव में बैठे हों और आपको किसी वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट के किसी बहुत ही मशहूर डॉक्टर से कंसल्ट करना हो, तो अपने घर में आप 5G की मदद से बिना एक से दूसरी जगह जाए, अपने घर में बैठे बैठे ही उनसे राय मशवरा ले सकते हैं। तो इस वजह से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्ट सिटीज़।
स्मार्ट सिटीज़ की जब आप बात करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे गवर्नमेंट का अनदर एक बहुत ही बड़ा मिशन जो था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना, जहाँ पे बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, बेटर तरीके से एरिया ब्रॉडकास्टिंग हो, एनर्जी मैनेजमेंट हो, पावर ग्रिड अच्छा हो और लाइटनिंग अच्छी हो। तो ऐसे माहौल में जो बहुत ही ज़्यादा हमें फास्ट और रिलायबल फॉर्म ऑफ इसकी ज़रूरत पड़ती है वायरलेस टेक्नोलॉजी की, जो कि 5G प्रोवाइड कर सकती है। और लास्ट में आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऑल्दो ये लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जितनी भी फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे चल के स्मार्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करेंगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, सेफ्टी, ट्रैकिंग, स्मार्ट पैकेजिंग, शिपिंग, इवन लॉजिस्टिक्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5G जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में कितना ज़्यादा रेलिवेंट और ज़रूरी साबित होगी। अब हम आगे अगली बार हम सुनते हैं 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि 5G टेक्नोलॉजी दरअसल दुनिया में शुरुआत कहाँ से हुई 5G टेक्नोलॉजी की। तो 5G टेक्नोलॉजी लगभग 2015 के आसपास जो 5G का एरा है वो चाइना में शुरू हुआ था। जी हाँ, चाइना वो देश बना था जिसने 5G टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से यूज़ करना शुरू किया। और लगभग 2019 में आते आते चाइना की ही मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने यहाँ के 4 स्टेट ओन टेलीकॉम जाइंट्स को एक ऑफिशियल कमर्शियल लाइसेंस दे दिया सो दैट दे कैन स्टार्ट द कमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G नेटवर्क अक्रॉस एशिया और बेटर फास्टर सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कर सकें। उनकी ही देखा देखी देश दुनिया के और भी देशों ने, जैसे USA है, साउथ कोरिया है, जापान है, तो इन्होंने अपने यहाँ पे 5G ट्रायल्स शुरू किए ताकि वो भी 5G के फ़ायदों को उठा सकें और उसको बेटर से बेटर यूज़ कर सकें। जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया में आप ये मान सकते हैं कि इंडिया में ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से 5G ट्रायल्स को शुरू किया था। व्हेन द इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अप्रूव्ड द एप्लीकेशन ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज लाइक रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड MTNL टू कंडक्ट द 5G ट्रायल्स। लेकिन जैसा कि अभी आपने हाल फिलहाल के न्यूज़ में देखा ही होगा कि चाइनीज़ जो कंपनी है हुआवी और ZTE, जो दो बहुत ही मेजर कंपनीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने 5G ट्रायल्स शुरू किया है, उनको बार कर दिया है, डिबार कर दिया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द 5G ट्रायल्स इन इंडिया एज ए फॉर नाउ। चूँकि इंडिया और चाइना के बीच में इतने ज़्यादा टसल चल रही है ऑन द बॉर्डर टेंशन इतने हाई हैं कि चाइनीज़ एंटिटीज़ को अब इंडिया में 5G ट्रायल्स करने का अलाउंस नहीं है। बट फिर भी जो टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया का वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5G ट्रायल्स को प्रोपेगेट कर सके। द रीज़न बीइंग कि जो हमारे देश के ये हैं रेवेन्यू, जो हमारे यहाँ के टेलकोज़ हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, वो 5G ट्रायल्स का बेटर अगर यूसेज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को, मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स को अपने साथ जोड़ पाएंगे। और जो अभी फाइनेंशियल क्रंच वो जिससे वो गुजर रही हैं, खासकर जो स्टेट ओन्ड टेलकोज़ हैं जैसे कि MTNL और BSNL, उसको भी वो डिक्रीज़ कर पाएंगी और ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू कमा पाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना है। साथ ही में इंडिया की एक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी भी है जो 2018 में लॉन्च की गई थी, जिससे 5G टेक्नोलॉजी को प्रोपिकेट किया जाना है ताकि बेटर तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खोली जा सके डिफरेंट फील्ड्स में फॉर द यूसेज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम समझते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स देश में हमारे फेस की जा रही हैं वो 3 हैं। पहला है इनेबलिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी एक न्यू एज टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो थोड़ा अलग होना चाहिए, यानी कि कुछ अलग आर्किटेक्चर का होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अभी दिक्कत क्या है कि हम इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के इन्हांसमेंट के लिए या उनके टावर इरेक्शन के लिए। तो इसी वजह से हमारे देश में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक 5G टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से देश में फैल पाना मुश्किल है। दूसरी दिक्कत है फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन कंज्यूमर्स। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो नए डिवाइसेस पे काम करती है, ना कि पुराने डिवाइसेस पे। अब अभी तक जो आप और मैं फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ 4G इनेबल्ड है, वो 5G इनेबल्ड नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें अपना सेल फ़ोन बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि अपने बाकी के डिवाइसेस जो पुराने धड़े पे चले आ रहे थे, 4G टेक्नोलॉजी पे चले आते वो बदलने पड़ेंगे। तो इस वजह से एक फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हम सभी कंज्यूमर्स पे, ग्राहकों पे आ जाएगी।
और तीसरी चीज़ है कैपिटल इनएडिक्वेसी। जी हाँ, कैपिटल मतलब कि पैसा, पैसे की कमी। तो आखिर पैसे की कमी हो क्यों रही है? तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा ही था कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, चाहे वो स्टेट ओन्ड हो जैसे कि एमटीएनएल या बीएसएनएल, या फिर दूसरी हों जैसे कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो उनके पास अभी इतना सफिशेंट कैश नहीं है या इतना सफिशेंट कैपिटल नहीं है कि वो 5G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के लिए भागीदारी कर सकें। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कैपिटल की जो ये किल्लत है, उसकी वजह से भी 5G टेक्नोलॉजी का हमारे देश में आना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि उम्मीद का साथ कभी ना छोड़ें। लाइफ में जैसे आप अपनी पढ़ाई के प्रति इतना उम्मीद रखते हैं, अपनी तैयारी के प्रति उम्मीद रखते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि एज एन इंडियन हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट और हम मिल के इस 5G टेक्नोलॉजी को अपने देश में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे और आगे आने वाले दिनों में इसका पूरा पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। तो इस तरीके से मैं आज का ये अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मेरा आईडी है टेलीग्राम पे aspirants_today। साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप swapnil_aspirants_today पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।